गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास 8 के 5 चैप्टर पूरे करा दिए हैं, आशा करता हूं आप लोगों ने पढ़े होंगे, अध्ययन किया होगा, उनका वर्क भी घर पे किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला जो चैप्टर है वो मैं आज शुरू कराने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। डियर स्टूडेंट्स, दहन और ज्वाला, दहन शब्द का मतलब होता है जलना और ज्वाला का मतलब होता है लपटें उठना। दोनों शब्द अपने आप में अलग अलग हैं, दहन और ज्वाला। यानी कि दहन जो होता है वो खास करके हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम जलाने के लिए करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ज्वाला के साथ में जलते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा के साथ में जलते हों। ज्वाला ऊष्मा दोनों के साथ में जलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ऊष्मा प्रकट करते हैं, ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे पदार्थों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम दहन के बारे में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, दहन का मतलब होता है सीधी सामान्य भाषा में जलना। जलना, ईंधनों, विभिन्न प्रकार के हम ईंधन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं जो आसानी से जो जलते हैं। उनमें हम जैसे बात करते हैं गोबर। गोबर के ग्रामीण परिवेश में कंडे वगैरह बनाए जाते हैं, उपले या कंडे बोलते हैं। उनको जला करके उनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ पकाते हैं उनसे। दूसरा लकड़ी, लकड़ी भी एक ईंधन का रूप होती है। ईंधन के रूप में हम काष्ठ कोयला यानी लकड़ी का कठोर कोयला होता है, उसका उपयोग किया जाता है। ईंधन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईंधन का मतलब होता है इनसे हम ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। ईंधन का मतलब क्या है? ऊर्जा प्राप्ति करना। ऊर्जा प्राप्ति के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ईंधन कहलाते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा भोज्य पदार्थ क्या है? ईंधन है, चलता है शरीर के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में, CO2 हम निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से गोबर, लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनका सबका काष्ठ कोयला, पेट्रोल का उपयोग हम हल्के वाहनों को चलाने में, डीजल का उपयोग हम भारी वाहनों को चलाने में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग हम वाहनों को चलाने में भी करते हैं और घरों के अंतर्गत भी करते हैं। इसके अलावा LPG का उपयोग भी किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि प्रश्न उठता है दहन का। दहन में यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम के दहन की या मोमबत्ती के जलने की, एक तो हो रहा है मोमबत्ती को जलाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मोमबत्ती माना एक एग्जांपल के तौर पे ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती में क्या उठ रही है? लपटें उठ रही है, ज्वाला। ये इसकी क्या है? ज्वाला है। और यहां से क्या उत्पन्न हो रहा है? इसकी ऊष्मा। तो ऊष्मा और ज्वाला के साथ में इसका क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। तो यहाँ पे दहन में क्या है? दहन और ज्वाला। तो ज्वाला उत्पन्न भी हो रही है, ऊष्मा भी, ये तो है। इसके बाद में हम यदि बात करें मैग्नीशियम के दहन की बात करें तो मैग्नीशियम का एक टुकड़ा ले जाएं हम किसके ऊपर? जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर या किसी भी वस्तु पे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? MgO2 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस ऑक्सीजन MgO। तो ये इसके अंतर्गत बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम के दहन में हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम पर पढ़ाई में मैग्नीशियम का रिबन हम ले जाएं किसी भी जलते हुए ऊपर, तो मैग्नीशियम का जब हम दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के और एक श्वेत पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम के बाद में अब दहन होता क्या है, किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर, वह रासायनिक पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर वह पदार्थ ऊष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। यानी पदार्थ जो होते हैं वो ऊष्मा पाए जाएंगे रासायनिक प्रक्रम में, ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और ऑक्सीजन से क्रिया करने के उपरांत ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे मैग्नीशियम है, ये जलाया, किसकी उपस्थिति में जलाया? O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया हुई है। ऑक्सीजन से क्रिया बनने के बाद क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या देता है? ऊष्मा देता है। यहाँ पे क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा देता है, उसे क्या कहते हैं? दहन कह लेते हैं। और जिस पदार्थ का दहन होता है वह कहलाता है दाह्य। उदाहरण के तौर पे दहन और दाह्य। दहन का मतलब होता है जिस पदार्थ का ऑक्सीजन से क्रिया करके जो पदार्थ ऊष्मा दे रहा है वो तो कहलाती है दहन की क्रिया, और जो पदार्थ ऊष्मा देने के लिए जल रहा है वो उसका दाह्य पदार्थ है। उदाहरण के तौर पर मैग्नीशियम कैसा है? दाह्य। मैग्नीशियम कैसा है? दाह्य पदार्थ। तो ये पूरी क्रिया क्या है? इसकी दहन है, जलना है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति की पूरी क्रिया क्या है, जलना, और ये पदार्थ क्या है, दाह्य। ठीक उसी तरीके से जैसे काष्ठ कोयला, लकड़ी का कोयला है, कोयले को हम लोगों ने रखा, कोयला है, इस कोयले को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस O2 ये जला दिया, तो कोयला यहाँ पे ये जला हुआ क्या है, यहाँ पे क्या मिल रही है, ऊष्मा, और इससे उत्पन्न क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है। तो ये संपूर्ण क्रिया क्या है, इसकी दहन है। लेकिन दाह्य पदार्थ क्या है इसमें, ये है कोयला। तो ये क्या है, जो पदार्थ जलता है वो है दाह्य, और ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप जो ऊष्मा प्रकट कर रहा है वो क्रिया क्या होती है, दहन होती है। सवाल उठता है, दहन के लिए क्या वायु की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए वायु की या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ नहीं जलता। इसके हम जैसे प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ जलते हैं, एक प्रयोग द्वारा समझाइए, या पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, समझाइए। तो समझाने के लिए सीधा सा है कि माना एक ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती का हम क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। दहन करने के उपरांत इसी मोमबत्ती को दहन करने के उपरांत है हमने कुछ समय बाद क्या कर दिया, यहां पर एक गिलास से ढक दिया इसको, एक हमने किससे ढक दिया, गिलास से ढक दिया इसको। अब गिलास से ढकेंगे तो इसमें क्या हुआ, ये मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यहां पर मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई, मोमबत्ती बुझ गई। तो यहां पर बुझी हुई मोमबत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती, बुझी हुई मोमबत्ती, तो मोमबत्ती बुझ गई यहां से, यहां जलती हुई मोमबत्ती है, गिलास से उसको ढक दिया। अब क्यों बुझी, क्योंकि यहां इसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या हो गई, जीरो हो गई। अतः हम कह सकते हैं इसी के अलावा माना एक जलता हुआ कोयला है, ये दहन रहा है, वो जलता हुआ कोयला है, लेकिन यदि हमने इसको किसी से ढक दिया, किसी भी पात्र से, तो ये बुझ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रश्न दे दिया जाए कि किसी भी वस्तु का दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, समझाइए, या वस्तुओं को जलने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हम प्रयोग में लेंगे, एक जलती हुई मोमबत्ती, एक मोमबत्ती लेते हैं, उसको माचिस की तीली से खुली हुई अवस्था में जलाया जाता है, वो आसानी से सीधी लौ के साथ में जलती है। लेकिन यदि हम एक गिलास लेकर के उस मोमबत्ती को ढक दें तो वो मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि किसी भी वस्तु का दहन करने के लिए या जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि गिलास के अंतर्गत जब गिलास से मोमबत्ती को ढका तो ऑक्सीजन उसमें समाप्त हो गई, और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ये मोमबत्ती बुझ जाती है। अतः इस प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसके लिए, जलाने के लिए हम लोगों को मोमबत्ती की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए वायु का, उसके अलावा जैसे यदि माना कोई व्यक्ति गैस का कार्य कर रहा है, या किसी भी व्यक्ति ने आत्मदाह के लिए, यदि कोई व्यक्ति जैसे आत्महत्या कर रहा है, पेट्रोल डीजल केरोसिन डाल करके जल रहा है, तो उसके ऊपर ना हम उसको क्या करते, बचाव के लिए सीधा सा ये कि कंबल वगैरह लेकर के, सूती का वस्त्र का कंबल लेकर उससे उसको हम ढकते हैं। तो ढकने के उपरांत क्या, वो जैसे ही ढका जाएगा तो ढकने के उपरांत उसका जो प्रभाव है उससे आग बुझ जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो आग बुझ जाती है। बात आती है सूर्य की, तो सूर्य भी एक तरीके से ऊर्जा का, ऊष्मा का एक भंडार स्रोत होता है डियर स्टूडेंट। जैसे कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो किसके माध्यम से होता है, नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से होता है। डियर स्टूडेंट, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा या नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से होता है, क्योंकि सूर्य के जो नाभिक होता है वो ऊर्जा का एक भंडारण स्रोत होता है। बात आती है किसी भी पदार्थ के ज्वलन ताप की, और ज्वलन ताप में यदि हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ज्वलन ताप होता क्या है, तो किसी भी पदार्थ का लिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लग जाता हो वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है।
उदाहरण के तौर पे माना जैसे लकड़ी का टुकड़ा, ये यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी को हम लोग जला रहे हैं। अब अगर ये एक तो है 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, इस पर ये नहीं जल रहा है, लेकिन तापमान को यदि हम 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा के इस पर छोड़ दें किसी भी पदार्थ के माध्यम से, लेंस के माध्यम से, किसी भी वस्तु के माध्यम से, तो जब इस पर 60 डिग्री सेल्सियस पड़ेगा तो ये जलने लग गया। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर जल रहा है, अब जितने पे 60 डिग्री पे जल रहा है, तो ये इसका क्या है, ज्वलन ताप है। यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। बात आती है ज्वलनशील पदार्थों की। ज्वलनशील पदार्थों में मैं बात करूं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सब कैसे पदार्थ हैं डियर स्टूडेंट्स, ज्वलनशील पदार्थ हैं। अर्थात ज्वलनशील पदार्थ कैसे कहते किसे हैं, तो वह पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है, वह पदार्थ जिनका ज्वलन ताप अत्यधिक कम होता है तथा जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी आदि। ये सभी पदार्थ कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका ज्वलन ताप अत्यधिक कम होता है और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोगों को दहन या ज्वाला समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का टॉपिक इस चैप्टर का। यहाँ से आगे इस चैप्टर को मैं कल कराऊंगा। जितनी मैंने परिभाषाएं बताई आप लोगों को, ज्वलन ताप क्या होता है, सूर्य के ऊष्मा का जो उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है क्या है, प्रयोग द्वारा समझाइए कि ऑक्सीजन गैस, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। उसके अलावा दहन की प्रक्रिया, उसके अलावा ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, ये जितनी भी मैंने परिभाषाएं कराई है, आशा करता हूं आप लोग इनको घर पे होमवर्क के रूप में लिखेंगे, याद करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।